ठीक है, आपने स्टोर रूम गए आप, ठीक, स्टोर रूम में आपने सामान सब अपने ट्रॉली में रखा, ठीक है। अब आप काउंटर के पास गए, वो आदमी बोल रहा है कि आपको नहीं बेचूंगा मैं, ये सामान मैं नहीं बेचूंगा। तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई ये जो आपने दुकान में सामान लगा रखा है, ये तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, ये ऑफ़र है, आप ऑफ़र कर रहे हो ना सामान खरीदने का। तो मैंने जब उठा के सामान ट्रॉली में डाल दिया तो मेरा एक्सेप्टेंस हो गया है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब आपको सामान बेचना होगा और मेरे को सामान खरीदना होगा, मैं पैसे दे रहा हूँ, सामान बेचिए। तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट सही है? मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। एनीवन हु कैन स्पीक? नो सर। वेरी गुड। तो इसका आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है वो ऑफर नहीं होता, वो ऑफर नहीं होता। डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो दुकान में होता है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। अगर दुकान में गुड्स डिस्प्ले हैं और आपने सामान उठाया, तो अब आप दुकानदार को ऑफर कर रहे हो कि ये सामान मेरे को इस प्राइस में खरीदना है। फिर ये दुकानदार के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो किसी भी दुकान में जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, दुकानदार बस आपको इनवाइट कर रहा है कि आप शॉप में आएँ और जो भी सामान आपने उठाया है वो आप दुकानदार को ऑफर करें कि मेरे को ये खरीदना है। फिर इट इज़ अप टू द शॉपकीपर वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट इट और नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो अब इसमें ये जो केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट, इसमें यही डिसाइड होना था कि व्हेन एंड वेयर सेल्स टेक प्लेस, स्टोर शॉप रूम में या स्टोर कीपर में, मतलब जो स्टोर कीपर है कहाँ पे, व्हेन एंड वेयर द सेल टेक्स प्लेस इन अ शॉप where there is display of goods, जहाँ पे सामान रखे रहते हैं। तो जो कस्टमर का आर्ग्यूमेंट था उसके हिसाब से तो भाई डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफर था, तो जब उसने सामान उठा लिया तो सेल कंप्लीट हो गई, अब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से सेल जैसे ही आपने सामान उठा लिया कंप्लीट हो गई। बट ऐसा नहीं है, सेल तब कंप्लीट होती है क्योंकि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो सेल तब कंप्लीट होगी जब आपने सामान उठाया और शॉपकीपर को ऑफर दिया कि मेरे को सामान खरीदना है और शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब फिर आपका कंप्लीट होता है सेल। ठीक है, तो सेल यहाँ पर कंप्लीट होती है। बात समझ में आ रहा है? इसका लीगल आर्ग्यूमेंट क्या है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है कि क्यों हमने डिस्प्ले ऑफ गुड्स को ऑफर नहीं माना और हमने इन्विटेशन टू ऑफर माना। क्योंकि अगर हम इसको डिस्प्ले ऑफ गुड्स को ऑफर मान लेते तो बहुत एब्सर्ड हो जाता, दिक्कत आ जाती। तब ये होता कि भाई कस्टमर गया, उसने कोई भी सामान अगर गलती से अपने ट्रॉली में रख दिया तो दुकानदार बोल सकता है आपने तो सामान एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफर है और आपने सामान उठा के ट्रॉली में रख दिया तो मतलब आपने एक्सेप्टेंस करी और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आपको खरीदना पड़ेगा। वो कस्टमर फिर वापस सामान नहीं रख सकता। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? सो दिस विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इसीलिए डिस्प्ले ऑफ गुड्स को हमने इनविटेशन टू ऑफर माना है, ऑफर नहीं माना है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। नाउ वी विल बी स्टडिंग ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर। ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर। ऑलराइट, इसमें क्या मतलब है ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर में? देखो, अभी तक तो यही दिमाग में था, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जनरल ऑफर का, वो मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है।
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड को, ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड को, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको बता रहे हैं कि भाई ऑफर और जनरल ऑफर में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखो जनरली क्या होता था, कॉमनली अब तक ऑफर आप किसी एक इंडिविजुअल को देते हो कि भाई आप मेरा घर 30 लाख में ख़रीद लो, या मैं अपनी गाड़ी 6 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। अगले पर्सन के ऊपर है वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट इट और नॉट, है ना। तो ऑफर तो जनरली अब तक लगता था कि एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, लेकिन इस केस से एक कॉन्सेप्ट आया जनरल ऑफर, कि ऑफर आप वर्ल्ड एट लार्ज को भी दे सकते हो, पब्लिक एट लार्ज को भी दे सकते हो। जनरल ऑफर का मतलब क्या हो गया, इसी केस के थ्रू कॉन्सेप्ट आया जनरल ऑफर का, कि ऑफर कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। लेकिन भाई अगर पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे दिया तो एक्सेप्ट कौन करेगा और कैसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे अगर आपने किसी को ऑफर दिया कि मेरा घर 10 लाख में खरीदो, तो वो हाँ या ना बोल के एक्सेप्ट करेगा ना, कि हाँ मैं तुम्हारा घर 10 लाख में खरीदूंगा, है ना, या मैं तुम्हारी गाड़ी 5 लाख में खरीदूंगा, तो वो हाँ या ना बोल के करेगा। अब अगर आपने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे दिया तो इसमें एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो कोर्ट ने बोला कि उस जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस जनरल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन जिसने फुलफिल कर दिए हैं उन सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो सारे लोगों ने एक्सेप्टेंस कर दिया है। जैसे अगर आपने जनरल ऑफर दिया, आपका मान लीजिए कोई सामान चोरी हो गया, आपने जनरल ऑफर दिया कि जो भी मेरा सामान पहले खोज निकालेगा उसको मैं 1000 रुपये का इनाम दूंगा, तो यहाँ पे आपने वर्ल्ड एट लार्ज को ऑफर कर दिया है, ठीक है। अब अगर आपने वर्ल्ड एट लार्ज को ऑफर कर दिया है तो जो भी आपका सामान खोज के दे देगा उसने आपकी जनरल ऑफर में ही कंडीशन दी हुई है, उसको फुलफिल कर लिया, तो उसने मतलब आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसको आपको फिर पैसे देने पड़े, ठीक है। या आपने, अब इस केस में क्या हुआ, अब ये जनरल ऑफर हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, जिसमें ये जनरल ऑफर का कॉन्सेप्ट आया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, है ना। इसमें एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है, जिन्होंने एक स्मोक बॉल्स बनाए थे, एक दवाई टाइप बनाई थी, गोलियां बनाई थी, और जो उसके बॉक्स में प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस था, अगर आप वो फॉलो करते हो और अगर आप वो गोलियां वैसे खाते हो, तो उनका क्लेम ये था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का कि आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उस समय वहाँ पर एक इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था। ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस 1893 का है, ठीक है। तो 1893 के टाइम पे वहाँ पे एक इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था, ठीक है, तो आपको वो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है। तो एक कार्लिल नाम की लेडी थी, उसने वो स्मोक बॉल खाए जैसा प्रिस्क्राइब्ड था, बट उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। अब इस कंपनी ने कहा था कि अगर आप जैसा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है, हम जनरल बोल रहे हैं कि आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हो गया तो हम लोग आपको 100 पाउंड्स रिवॉर्ड में देंगे, है ना। और उसके लिए उन्होंने कुछ बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा भी करवा दिए थे, है ना, सिक्योरिटी के तौर पे। कहा था कि जिसको भी इन्फ्लुएंजा हुआ हमारी दवाई खाने के बाद प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन में, तो हम उसे 100 पाउंड्स देंगे। अब कार्लिल ने बोला लाओ मेरे 100 पॉइंट्स, मेरे को तो इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कंपनी ने बोला अरे ये तो बस एडवर्टीजमेंट था, ये तो बस एक मेयर एडवर्टीजमेंट पफ था, यहाँ हमने ऑफर कहाँ दिया है। ऑफर तो एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है, ये तो हमने जनरली बोल दिया था बस, है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना, हम लोग लायबल थोड़ी ना है आपको देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना। तब पहली बार कोर्ट ने बोला नहीं कॉन्ट्रैक्ट बना है। एक टर्म होता है जनरल ऑफर, और जो आप कह रहे हो कि हमने ऑफर कहाँ दिया,
ऑफर तो एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है ना, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, जनरल ऑफर नाम की भी चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट है, आप ऑफर चाहें तो पब्लिक एट लार्ज को दे सकते हैं। तो फिर कंपनी ने कहा अगर हम पब्लिक एट लार्ज को देंगे तो एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगी कि एक्सेप्ट कौन किया? ऑफर तो आप इंडिविजुअल को देते हो, वो एक्सेप्ट करता है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई अगर पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया है तो जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस अगर किसी ने भी उसके कंडीशन जो जनरल ऑफर में दिया हुआ है उसको फुलफिल कर लिया है तो उन सारे लोगों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर कंपनी ने जनरल ऑफर में ये बोला है कि जो भी हमारा स्मोक बॉल ये जो दवाइयाँ वो खाएगा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन से, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जैसा लिखा है, और उसको अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम 100 पाउंड्स देंगे, तो ये जनरल ऑफर में जिन जिन लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं और उनको इन्फ्लुएंजा हुआ वो लोग चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कंडीशन फॉलो किया है, तो मतलब वो उनका ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ है बाय फॉलोइंग द कंडीशन। तब इससे कॉन्सेप्ट आया जनरल ऑफर का कि जनरल ऑफर आप वर्ल्ड एट लार्ज को दे सकते हैं और इसमें एक से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और जनरल ऑफर कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होता है, कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होता है। ठीक है, जब तक उसको विड्रॉ ना किया जाए तब तक ऑफर एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो फिर फटाफट कंपनी ने अपना एडवर्टीजमेंट विड्रॉ किया ताकि और क्लेम्स ना बने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है जनरल ऑफर तक? यस सर। ठीक, इसके बाद क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? तो देखिए, क्रॉस ऑफर्स डज नॉट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट लिख लीजिए, डज नॉट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दोनों पार्टी ने आइडेंटिकल ऑफर मेक किया और उनको पता नहीं है इस बात का, जैसे ए है और बी है। ए ने बोला कि मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, एक लेटर भेजा, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ अपना घर मैं 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये ए का ऑफ़र था बी के लिए, अपना घर वो 25 लाख में बेचना चाहता है। सेम ऑफ़र बी ने भी ए को दिया कि मैं तुम्हारा घर 25 लाख में खरीदना चाहता हूँ, घर भी सेम, प्राइस भी सेम, बट दोनों को वो ऑफ़र कभी मिला ही नहीं। तो जो ऑफ़र क्रॉस हुआ उसको आप एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ए ने जो ऑफ़र दिया था कि मैं अपना घर 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ बी को, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? बी ने एक्सेप्टेंस तो नहीं दिया। बी ने बाकायदा एक और ऑफ़र दे दिया था जो सेम है कि मैं तुम्हारा घर 25 लाख में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं ना, भले ही दोनों के ऑफर्स एग्जैक्टली सेम हैं। इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आपने ऑफर के बदले में सेम ऑफर भेज दिया, ठीक है? तो जब तक कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, है ना? अगर मान लो ए ने ऑफर दिया कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ, लेटर लिख के भेजा, और उसी समय बी ने भी लेटर लिख के भेजा कि मैं तुम्हारा घर, ए का घर 25 लाख में खरीदना चाहता हूँ, सेम बात। ये दोनों लेटर्स एक दूसरे को मिले नहीं, बाद में पता चलता है कि दोनों सेम चीज़ चाहते थे, तो क्या एक दूसरे को वो फोर्स कर सकते हैं? अब उनका मन बदल गया है, लीगली फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तब होता जब ए का लेटर उसको मिलता और बी उसको एक्सेप्ट करता, या बी का लेटर ए को मिलता और ए एक्सेप्टेंस का रिप्लाई भेजता, तब कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है? सो व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, देन द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर में क्या हो गया? क्रॉस ऑफर का मतलब दोनों ने सेम ऑफर भेजा है, एंड क्रॉस ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम काउंटर ऑफर।
क्रॉस ऑफर वर्सेस काउंटर ऑफर। ठीक है, क्रॉस ऑफर का मतलब क्या हो गया? ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारा घर 25, मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ। ए ने बी को बोला मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? बी ने सेम ऑफर भेज दिया कि मैं तुम्हारा घर 25 लाख में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचोगे? तो यहाँ पे भले ही सेम चीज़ें हैं बट वो क्रॉस करी, दोनों ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दिया। जबकि इसका ऑफर और ये ऑफर एक एक्सेप्टेंस ही है इसके ऑफर का, बट वो एक्सेप्टेंस के रूप में नहीं आया है, वो ऑफर के रूप में आया है। ठीक है, तो ये क्रॉस ऑफर हो गया। काउंटर ऑफर क्या होता है? आप एक लाइन लिख लो, काउंटर ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना घर 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना घर 25 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने क्या किया? काउंटर ऑफर दे दिया। अब ये क्रॉस ऑफर नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है। बी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा घर 15 लाख में खरीदूंगा। बी ने क्या बोला? ए ने ऑफर क्या दिया था कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ। बी ने बोला मैं घर खरीद तो लूंगा बट 15 लाख में खरीदूंगा, उसने ये ऑफर दिया। तो ये क्या हो गया? ये ए के ऑफर का एक्सेप्टेंस तो नहीं हुआ क्योंकि ए तो बोला था 25 लाख में बेचना है, इसने काउंटर ऑफर दे दिया। अब अगर ए उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो पहला वाला ऑफर खत्म, और ये ऑफर फिर बी ने दिया जो ए ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ए ने जो ऑफर किया था कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूं, बी ने जैसे ही काउंटर ऑफर दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब काउंटर ऑफर मतलब नो एक्सेप्टेंस। बी ने पुराने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने नया ऑफर भेज दिया कि मैं 25 लाख में नहीं 20 लाख में खरीदना चाहता हूँ या 15 लाख में खरीदना चाहता हूँ, जो भी। ठीक है, सो काउंटर ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस एंड काउंटर ऑफर एंड्स द ऑफर। काउंटर ऑफर एंड्स द ओरिजिनल ऑफर। ठीक है, यहां तक बात सर समझ में यू आई? मीन अगर ऑफर अलग अलग होंगे तो उसको काउंटर ऑफर बोलेंगे हम? हाँ, अगर ए ने ऑफर दिया कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी ने काउंटर ऑफर दे दिया, सेम बात को बोला कि मैं 25 लाख पे तो नहीं 20 लाख में खरीदूंगा, तो बी ने तो काउंटर ऑफर दे दिया ना। इसके ऑफर के बदले में उसको एक्सेप्टेंस देनी थी या नहीं देनी थी, तो उसने क्या किया? बदले में काउंटर ऑफर दे दिया। तो काउंटर ऑफर से क्या हुआ? ओरिजिनल ऑफर खत्म। अब ये काउंटर ऑफर गया है, अब ये ए के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। ए के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर ए मना कर दे तो ये काउंटर ऑफर भी खत्म हो गया, अगर ए एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है पर अगर फिर वो 25 लाख में बोल दे कि फिर से कि हाँ मैं 25 लाख में ले लूंगा, फिर नहीं, अब वो नहीं बोल सकता। अब उसको दोबारा से, अगर मान लो ऐसे हो जाए, ए ने ऑफर किया, ए ने मान लो ऐसा हो गया, ऐसा केस हो जाए, ए ने ऑफर किया बी को कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ। अब बी ने उसको एक्सेप्ट तो किया नहीं, बी ने तो काउंटर ऑफर दे दिया कि मैं तुम्हारा घर 25 में नहीं 20 लाख में खरीदूंगा। अब ये काउंटर ऑफर हो गया। काउंटर ऑफर से क्या हुआ? ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। तो ए ने मना कर दिया, नहीं 20 लाख तो बहुत कम है, मैं 20 लाख में नहीं बेचूंगा। फिर बी ने दोबारा ऑफर दे दिया, चलो ठीक है मैं 25 लाख में खरीद लूंगा, मैं मान गया, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब ए बोला मेरे को बेचना ही नहीं, तो क्या ए बोल सकता है ये बात? ए बोल सकता है वो क्योंकि मेरा पुराना खत्म हो- ऑफर खत्म हो चुका था। अगर एक्सेप्ट करना था तो उसी टाइम करते, तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता और लीगली करना पड़ता, जब ए ने खुद 25 लाख का ऑफर दिया था। लेकिन आपने तो उसको काउंटर ऑफर दे दिया, तो पुराना ऑफर खत्म। आपने बोला कि नहीं मैं 20 लाख में खरीदूंगा, अब ए ने मना कर दिया तो ये काउंटर ऑफर भी खत्म हो गया। अब आप दोबारा ऑफर दे रहे हो, बी अब दोबारा ऑफर दे रहा है, चलो ठीक है तुम्हारा पुराना वाला मान लेते हैं 25 लाख पे बेचेंगे। तो अब आप ये थर्ड टाइम ऑफर दे रहे हो, इस बार बी ने ऑफर दिया कि हम 25 लाख में खरीद लेंगे, जो स्टार्टिंग में ए ने ऑफर दिया था। तो ए का तो ऑफर स्टार्टिंग का खत्म हो गया, बी के ऑफर को ए एक्सेप्ट नहीं करा, उसका मन बदल गया। तो ए कैन डू सो, क्योंकि पुराना जो ए ने ऑफर दिया था वो तो खत्म ही हो गया था काउंटर ऑफर के वजह से। बात समझ में आई?
यस। और सर अगर ए ने ऑफर दिया कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचूंगा और बी भी ऑफर दे रहे कि मैं तुम्हारा घर 25 लाख में खरीदूंगा, तो क्या ये क्रॉस ऑफर होगा? हाँ, ये क्रॉस ऑफर हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, दोनों ने जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस सेम नहीं दिया, होंगे। क्योंकि दोनों ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया हाँ। और दोनों को पता नहीं है एक दूसरे के ऑफर के बारे में। अच्छा, ओके सर। ऑफर दिया जाता है विद एन इंटेंशन कि अगला एक्सेप्ट करे। अब ए ने बोला कि मैं अपना घर 25 लाख में बेचूंगा, ये कभी बी को मिला नहीं, और बी ने उसी टाइम ऑफर दे दिया कि मैं अब तुम्हारा घर 25 लाख में खरीदना चाहता हूँ, जो कभी ए को नहीं मिला। तो दोनों के ऑफर क्रॉस किए बट मिला नहीं, और दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब आप लिखो टेंडर जो होता है। टेंडर, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को एक कंस्ट्रक्शन करना है, मैं टेंडर फ्लोट कर रहा हूं। तो टेंडर क्या होता है? टेंडर इज एन इनविटेशन टू ऑफर। टेंडर इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। अब बहुत से लोग आएंगे, वो आपको कोटेशन देंगे, अब फिर आप एक्सेप्ट करोगे कि किसका कोटेशन आपको चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर। वैसे ही कैटलॉग, जब कोई आपको कैटलॉग देता है तो उसमें से आप सेलेक्ट करते हो ना, तो वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप इनमें से कुछ सेलेक्ट करके उसको ऑफर बताओ। ऐसा नहीं कि आपने ये, मेरे को ये चाहिए और इसका दाम यहाँ ये लिखा हुआ है तो इसी दाम पे बेचोगे, नहीं, ऐसा नहीं। वो चाहे तो दाम बाद में उसके ऊपर एक्सेप्ट करना, क्योंकि कैटलॉग क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। आप उनमें से देखते हो सामान, फिर आप सेलर को ऑफर करते हो कि मेरे को ये खरीदना है, फिर ये सेलर के ऊपर है कि वो उसको बेचना चाहता है कि नहीं। ठीक है, सो कैटलॉग भी आपका इनविटेशन टू ऑफर। कभी कभी टेंडर स्टैंडिंग ऑफर होता है। स्टैंडिंग ऑफर मतलब हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब अगर हमने ये टेंडर है कि आपको चावल 6 महीना हमें पहुंचाना, 1 साल हमें पहुंचाना, और मतलब चावल आपको कंटिन्यूसली पहुंचाते रहना है, हर महीने में एक बार, तो ये ऑफर कंटिन्यूइंग नेचर का है। अब आप, ये ऑफर है, स्टैंडिंग ऑफर है, कंटिन्यूइंग ऑफर है। अब आप चावल पहुंचाओगे और मैं एक्सेप्ट करके पेमेंट लूँगा। अगर मेरे को ये कंटिन्यूइंग ऑफर रोकना है तो मेरे को आपको नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई अब आपका टेंडर खत्म होता है, अब आप दोबारा से चावल मत भेजना। ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर के केस में ऑफरर कभी भी रिवोक कर सकता है, कि ऑफरर ही रिवोक कर दे कि अब मैं नहीं भेज पाऊंगा आपको चावल, है ना। ऑफर का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो वेग नहीं होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। अब अगर ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, लेकिन ए के पास 4 गाड़ियाँ हैं, अब कौन सी गाड़ी बेचना चाहता है? तो ये सर्टेन ऑफर तो है नहीं, ये वेग ऑफर है। बी को लग रहा है अपनी इनोवा बेचना चाहता है, बट वो तो अपना मारुति की बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो ए ने ऑफर किया कि मैं अपनी गाड़ी आपको 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, वो ऑफर वेग है, क्योंकि ए के पास 4 गाड़ियाँ हैं, वो सर्टेन नहीं है। कौन सी गाड़ी बेचेगा, किस रंग की गाड़ी बेचेगा, तो उसने बताया ही नहीं, है ना। तो ऑफर मस्ट बी वेरी क्लियर एंड सर्टेन। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू बी वैलिड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू बी वैलिड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू बी वैलिड। ठीक है, अब ऑफर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको उसको वैलिड बनाना है। ठीक है, इसके लिए बहुत फेमस केस है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त।
ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब बात ध्यान से सुनना। देयर वॉज अ पर्सन जिसका नेफ्यू मतलब भतीजा खो गया था, तो उसने क्या, अब बहुत दिक्कत, उसने अपने नौकरों को भेज दिया खोजने के लिए, वो भतीजा मिला ही नहीं। फिर उसने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे भतीजे को खोजेगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो ये क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया, जो भी खोजेगा उसे मिलेगा। अब जो नौकर खोजने गया था उसको तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था कि खोजने पे इनाम मिलना है, तो उसको जनरल ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, और वो खोज के ले आया, बोला आपका सर बेटा मिल गया, सॉरी भतीजा मिल गया, नेफ्यू मिल गया, उसने दे दिया। अब फिर जब वो दे के आ गया तब फिर बाद में लोगों ने उसको बताया कि ऐसा जनरल ऑफर था, क्योंकि जब वो भतीजा नहीं मिल रहा था तो बाद में उसने ऐलान किया था कि जो भी खोजेगा उसे इनाम मिलेगा। तो ये अपना इनाम लेने गया, तो भाई उसने इनाम नहीं दिया। अब जब इनाम नहीं दिया तो उसने केस किया, तो पता चला कि ऑफर जो था जनरल ऑफर, इनाम कि जो भी भतीजा खोजेगा उसको इनाम मिलेगा, वो तब वैलिड माना जाएगा जब अगले पर्सन को पता होता उसके बारे में। अगले पर्सन को पता ही नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना, उसने एक्सेप्ट कब किया? भले ही उसने कंडीशन फुलफिल किया, भतीजा खोज के लाया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इनाम है, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो लीगली वो अगर इंसान आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप उससे ले नहीं सकते। अगर आपको ये बात पता होती कि ये इनाम है, अब वो झूठ भी नहीं बोल सकता कि मेरे को पता थी, क्योंकि उसको तो लोगों ने बताया था, आई विटनेस हैं कि भाई इसे शुरू से नहीं पता था, तो हमने इसको बताया। तो ये बात समझ में आई। ऑफर को अगर वैलिड होना है तो वो एक्सेप्टर तक कम्युनिकेट होना चाहिए। अब कार्बोलिक स्मोक बॉल वाले केस में जो कंपनी ने जनरल ऑफर दिया था, जो भी हमारा स्मोक बॉल खाएगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है, तो वरना हम इनाम देंगे, ये बात तो कार्डिल को पता थी ना, तभी उसने क्लेम कर लिया। बट यहाँ पर सर्वेंट को पता नहीं था कि उसने ऐसा कोई इनाम ऐलान किया, तभी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एक्सेप्टर और इट मस्ट बी इन द एक्सेप्टर्स नॉलेज। ऑफर को अगर वैलिड होना है तो उसका नॉलेज होना, ऑफर का नॉलेज होना एक्सेप्टर को बहुत ज़रूरी है। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त समझ में आया? यस सर। अब अगर कोई ऑफर दे कि मैं जो हूँ अपना घर 25 लाख में बेचना चाहता हूँ, अगर तुम 2 दिन में जवाब नहीं दिए तो मैं मान लूँगा तुमने मेरा घर खरीद लिया है। ये ऐसा कोई आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो साइलेंस, अगर वो जवाब नहीं देगा तो मतलब ये थोड़ा ना कि उसने मान लिया है। तो ऑफर कैन नॉट प्रिस्क्राइब साइलेंस एज एक्सेप्टेंस। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। ऑफर, एक और पॉइंट ले लो, कैन नॉट प्रिस्क्राइब साइलेंस on the part of other party as acceptance। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर में बी कंडीशनल, इसका मतलब भाई अब मैं अगर ऑफर दे रहा हूं कि मेरे को अपना घर 25 लाख में बेचना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को कैश में ही चाहिए पैसा। अगर अगला चेक से दे रहा है, उससे दे रहा है, तो वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे कंडीशन है कि मेरे को मोड ऑफ पेमेंट भी आपका कंडीशन हो सकता है, ठीक है, कि भाई मेरे को तो कैश में पैसा चाहिए, मैं अपना घर 25 लाख में बेचूंगा, मेरे को कैश में चाहिए। आपका ऑफर ये पूरा कंप्लीट
है ना। तो आप इस पे कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यस। अब आप लिखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर खत्म कब होता है? लैप्स और रेवोकेशन ऑफ ऑफर। तो देखो, अगर आपने ऑफर दिया किसी को और उसमें आपने टाइम पीरियड लिख दिया कि आप 5 दिन के अंदर जवाब देना, यहाँ पे आप ये नहीं बोल रहे कि 5 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया, आप ये नहीं बोल रहे। आप बस ये बोल रहे हो कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आप 5 दिन में जवाब दे देना। अगर आपने 5 दिन में जवाब अगले ने नहीं दिया तो वो ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑफर में ही कोई टाइम पीरियड दिया है, अगर टाइम पीरियड नहीं दिया है तो एक रीजनेबल टाइम तक ऑफर रहेगा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो रीजनेबल टाइम क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो हर केस के हिसाब से, रीजनेबिलिटी के हिसाब से कि हम देखेंगे कि भाई रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर खत्म हो जाता है। दूसरा क्या वे ऑफर खत्म होने का? अगर अगले पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर को तो ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। अगर अगले पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर खत्म हो जाएगा। तीसरा, अगर ऑफर में था कि आपको एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर मोड में करना है और अगले पार्टी ने उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे आपने लेटर लिखा कि मैं अपनी गाड़ी 10 लाख में बेचना चाहता हूँ और आपने ये भी लिख दिया उसमें कि आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू ही देना, अगला फ़ोन करके दे रहा है एक्सेप्टेंस, तो ये नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि लेटर ही के थ्रू देना है एक्सेप्टेंस। तो जब तक वो लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं दे देता तब तक वो वैलिड नहीं। अगर उसने फ़ोन के थ्रू दिया और लेटर के थ्रू नहीं दिया है तो फिर ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, आपने किसी को ऑफर दिया और उसके एक्सेप्ट करने से पहले आपकी डेथ हो जाए और ये बात उसको पता चल जाए कि आपकी डेथ हो चुकी है, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन लिख लो। अभी देखो इसमें एक कैच है। आपने ऑफर लैप्स कब होगा? एन ऑफर लिख लो, एंड ऑफर लैप्सेस बाय डेथ और insanity of the offerer if such fact comes to the knowledge if such fact comes to the knowledge of the acceptor बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर के एक्सेप्ट करने से पहले उसके नॉलेज में बात आ गई तब। या फिर आपने ऑफर दिया और अगला एक्सेप्ट करता उसके पहले एक्सेप्टर की डेथ हो जाए तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, बट अगर अगले ने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद डेथ हुई तब फिर उसके लीगल हेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की। ठीक है, हाँ जी सना, आपको कुछ पूछना है? सर अगर जैसे एक्सेप्टर है, उसने एक्सेप्ट कर लिया और मतलब उसके बाद उस पर्सन की डेथ हुई जिसने ऑफर किया था, तब क्या होगा? हाँ, तो भी एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब जो ऑफरर है अगर उसकी डेथ हुई है तो उसके लीगल हेयर्स एक्सेप्टर से मांग सकते हैं सामान। सर लेकिन वो तो मतलब रहा ही नहीं हाँ, तो जिसने ऑफर किया था, तो फिर
जिसने ऑफर किया जिसने था, ऑफर एक किया था वो मिनट, तो सेट हो गया। हाँ, जिसने ऑफर किया था उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब एक्सेप्टर को अपना काम करना है और ऑफरर को अपना काम करना है। तो ऑफरर के लीगल हेयर्स वो काम करके देंगे और एक्सेप्टर को वो जो उसको काम करना था वो लीगल हेयर्स को करके देगा। ठीक है, अगर कोई लीगल हेयर्स हैं तो। अगर लीगल हेयर्स कुछ भी नहीं है तब तो फिर ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? यस। ओके देन। तो आप में से अभी आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस पढ़ा, ऑफर एंड जनरल ऑफर का डिफरेंस पढ़ा, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर का डिफरेंस पढ़ा, और कुछ कुछ ऑफर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझे। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CS, CA या कोई कोर्स कर रहे हैं? एनीवन? क्या कर रहे हो जैस्मीन आप? यस जैस्मीन, क्या कर रहे हो आप अभी? एनीवन एल्स who is doing some courses like CA, CS? आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो अभी या कोई कोर्स करने का भी सोच रहे हो? कविता पाल, तो आप CFA करने का सोच रहे हो। ACCA किसने स्टार्ट किया है? निधि शर्मा ने। तो आपने कहीं कोचिंग वगैरह ली है? निधि शर्मा, कहीं कोचिंग वगैरह ली है? तो आप लोगों का रेगुलर में नहीं हुआ था, सिर्फ SOL क्यों लिया फिर? ओके ओके देन, थैंक यू ऑल आज के क्लास के लिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी अंजलि पूछिए। सर मतलब समझ नहीं आता कि कैसे स्टडी करें, बिकॉज बुक्स भी नहीं है और कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं पता मेरे को। तो प्लीज इसीलिए कुछ तो मैं बताइए कुछ कि इसीलिए तो मैं चैनल आपको सब्सक्राइब कराए और हमारे ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे। धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहिए, आपकी हेल्प हो पाए इसीलिए, है ना। और सर बाकी सब्जेक्ट के और लिए बुक्स आप खरीद सकते हो ना, और बाकी SOL से भी रीडिंग मटेरियल तो कुछ मिलेगा ही। आप बस ओके सर। पढ़िए, यूट्यूब पे तो आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे, चैनल्स, है ना। और कोई डाउट है यू ऑल कैन आस्क, है ना। और जो लोग कोई प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं दे कैन आस्क मी पर्सनली कि कैसे पढ़ाई करनी है, ACCA की, CA की, CS की, लॉ की, टैक्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ऑल राइट। सर बैंकिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी बता सकते हो आप? बैंक PO, यस सर। उसमें तो क्वांट्स वगैरह अभी टू अर्ली, अभी तो आप बस ग्रेजुएशन पे फोकस करिए। सेकंड थर्ड ईयर से आप कुछ कोचिंग वगैरह ले सकते हैं। ओके देन, थैंक यू ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आज की क्लास? यस सर। यस थम्स अप दिख रहे हैं बहुत से। पलक, खुशबू, कविता। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। ऑल राइट, आई विल ट्राई कि ये वीडियो अपलोड हो जाए कि आपको कभी बाद में अगर देखना हो तो आज का टॉपिक आप देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।